हेलो नाइन्थ क्लास के मेरे डियरेस्ट स्टूडेंट्स, काफ़ी समय बाद वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलना हो रहा है। ये ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है, क्लाइमेट, जलवायु। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मौसम के बारे में बहुत सुना हुआ है, और सामान्य रूप से होता क्या है कि मौसम और जलवायु के बीच में बहुत कम लोग अंतर कर पाते हैं। मौसम और जलवायु को एक ही प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक अंतर है। इससे पहले भी हम लोगों ने 8th क्लास में 7th क्लास में मौसम के बारे में पढ़ा होगा, कितने मौसम होते हैं, वो भी हल्का सा इसमें चर्चा आएगी, लेकिन उससे हम लोग आगे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु से पहले मौसम को समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग जलवायु पर आएंगे। वैसे मेन टॉपिक जो है हमारा आज का, ये जलवायु ही है, लेकिन उससे पहले मौसम को समझेंगे तब ये जलवायु पर हम लोग आ सकते हैं और ठीक प्रकार समझ में आएगा। इस चैप्टर का हम लोग 50% ही आज पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो 50% इस फर्स्ट पार्ट में और 50% सेकंड पार्ट में। हाँ, ये ज़रूर है कि पूरा जो चैप्टर है उसका PDF जो है, और प्लस क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो इसके ही लिंक में आपको मिलेंगे। तो चलिए मौसम से शुरुआत करते हैं हम लोग। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है गर्मी के दिनों में कि अचानक ही धूप है बहुत अच्छी, अचानक ही बारिश होने लगी, या धूप है और फिर देखने में आता है कि तुरंत धूप गायब हो गई और बादल आ गए, बहुत तेज़ बारिश होने लगी अचानक। और अभी हमने देखा है कि 2-3 दिन पहले अच्छी खासी गर्मी हो रही थी और अचानक ही बारिश हुई, बादल आया, हवा चली और ठंड बढ़ गई। तो ये जो अचानक परिवर्तन आता है विशेष स्थान में, विशेष क्षेत्र में, कभी गर्मी, तुरंत फिर बारिश हो गई, फिर ठंड हो गई, तो ये जो अचानक जो चेंज आ रहा है, परिवर्तन जो होता है, उसी को हम मौसम कहते हैं। वेदर वर्ड यूज़ किया जाता है इंग्लिश में इसके लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ वेदर, तो इसका सीधे सीधे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसका आंसर होगा, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज़ कॉल्ड द वेदर। बस इतना ही। यानी पर्टिकुलर टाइम में और प्लेस में जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस होती हैं, जो परिस्थितियाँ अचानक बदलती हैं, उसी को हम मौसम कहते हैं। अब इस मौसम से ही जलवायु बनती है। ये जो मौसम लगातार लगभग 30 वर्षों तक लगभग 30 वर्ष के बाद एक लंबे क्षेत्र में, एक काफ़ी विशाल क्षेत्र में जो मौसम स्थायी हो जाता है, तो उस 25 से 30 वर्षों के बाद जो मौसम में स्थायी परिवर्तन आया, उसी को हम जलवायु कहते हैं। इसमें दिया भी है कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम, ठीक है ना। जबकि जलवायु क्या है? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। कुल योग का मतलब कि 30 वर्ष के पश्चात जो मौसम में स्थायित्व आ जाता है, वो जलवायु है। तो इस तरह से ये जलवायु हुई, जिसको क्लाइमेट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। इट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन
that persists over a long period of time in a place। तो इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। अब जो हमारा कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं या मौसम को प्रभावित करते हैं, लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत उसमें अंतर है। हम लोग ने 8th में पढ़ा होगा कि जो हमारा ग्लोब है उसको कई जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसको जो शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, ये इस तरह से इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। टॉरिड जोन, टेम्पर जोन, फ्रीजिड जोन, ये तो इससे हमें भारत की जलवायु को या विश्व की जलवायु को समझने में आसानी होती है। जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई। मौसम जो है वो वहीं का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। जो भारत की जलवायु हो उसको सामान्य रूप से मानसूनी जलवायु कहा जाता है। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि कई बार तापमान में भी कई स्थानों के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। जैसे राजस्थान में दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ऐसे ही जब हम नॉर्थ का देखें और साउथ का टेम्परेचर देखें तो उसमें भी काफ़ी अंतर आता है। तो ये अंतर क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं, ये सारी इसमें हमारी जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि औसत वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ठंड शीत ऋतु में, जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। तो ये सारे क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है, वो सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा जलवायवीय नियंत्रण। जो हमारे क्लाइमेट्स को कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स, वो कौन कौन से हैं। तो ऐसे जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं जिसके कारण से जलवायु प्रभावित होती है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तुंगता जिसको बोला जाता है, एल्टीट्यूड। फिर है वायु दाब, एयर प्रेशर एवं पवन तंत्र, एयर सिस्टम। फिर समुद्र से दूरी, क्षेत्र की समुद्र से दूरी कितनी है उसके आधार पर भी। फिर महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ये 6 हैं, 6 फैक्टर्स हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब के बिल्कुल बीच में इक्वेटर लाइन होती है 0 डिग्री पर, जिसको हम लोग हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो वो बिल्कुल पृथ्वी के मध्य में काल्पनिक रेखा होती है। वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है और जैसे जैसे हम या तो उस इक्वेटर लाइन से नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहेंगे या उस इक्वेटर लाइन से साउथ की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो हम जो जोन है हमारे, जो जलवायु है वो बदलती जाती है। यानी हम गर्मी से ठंडे एरिया की तरफ जाते हैं और जैसे 66 और उससे ऊपर जाते हैं तो सबसे फ्रीजिड जोन में हम लोग चले जाते हैं जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो ये अक्षांश, जैसे जैसे अक्षांशों में परिवर्तन आता है, जैसे जैसे हमारे अक्षांशों में परिवर्तन आता है वैसे वैसे हमारी जलवायु भी बदलती है। देखिए दिया भी है, भारत के बिल्कुल बीच में जैसे
पृथ्वी में या ग्लोब में बीचों बीच में इक्वेटर लाइन है, वैसे ही भारत के लगभग बीच में कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि पश्चिम में कच्छ के रण से यानी गुजरात से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय को कहलाता है, उष्ण मतलब गर्मी, क्योंकि जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट ऐसा करके हमारा साउथ से शुरू होता है, यानी इक्वेटर लाइन के ऊपर से। तो जो इक्वेटर लाइन के आसपास वाला क्षेत्र है वो काफ़ी गर्म होता है, इसलिए उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि वो इक्वेटर लाइन से दूर जब जा रहा है मैंने बताया ना कि इक्वेटर लाइन से जितना हम उत्तर में जाएंगे उतना ही जो गर्मी है, उष्णता है, वो कम होती जाएगी। तो उष्णता कम हुई तो उष्ण, तो उससे उपोष्ण हुआ, तो वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ध्यान में आ गया। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, उष्णता होती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा के उत्तर में उष्णता कम हो जाती है, उप उष्णता होती है, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। तो इसलिए दोनों प्रकार की जलवायु की विशेषता हमारे भारत में पाई जाती है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगला है हमारा ऊंचाई, एल्टीट्यूड। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि अक्षांश जितना दूर जाते हैं उतना टेम्परेचर कम हो रहा है। ऐसे जब हम लोग इसको अनुभव भी करते हैं कि जब हम लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं तो मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर गर्मी कम होती जाती है, और जैसे जैसे ऊपर पहाड़ की तरफ बढ़ते जाते हैं गर्मी कम होती जाती है और ठंडक बढ़ती जाती है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, यानी जो समुद्र के आसपास का है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। और जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। अगर ये हिमालय क्षेत्र नहीं होता तो जो हमारा उत्तर भारत है वो पूरा ठंडे मरुस्थल में परिवर्तित हो गया होता। लेकिन इस हिमालय के कारण वो ठंडी हवाएं नहीं आती हैं, इसलिए बचाती हैं, रोकती हैं वो हिमालय क्षेत्र की पहाड़ियाँ, इसलिए वहाँ पर ठंडी हवाएं नहीं आ पाती। इसलिए इस हिमालय क्षेत्र के कारण मध्य एशिया की तुलना में हमारे यहाँ ठंड कम पड़ती है। अगला है हमारा वायु दाब एवं पवन, एयर प्रेशर। अब इसमें बहुत सारी 3 बिंदु हैं। पहला है वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, फिर ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र, फिर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये जो इसका 3rd पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बाकी दोनों पॉइंट पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। पहले हमें समझना पड़ेगा ये व्यापारिक पवनें क्या हैं। व्यापारिक पवनें इसे कहते क्यों हैं, ठीक है ना। इसका जलवायु से क्या संबंध है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रेड विंड्स। क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स हैं क्या, क्यों इसको ट्रेड और विंड 2 भागों में इसको इसके लिए बातचीत प्रयोग किया गया है।
ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कॉरियोलिसिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। इसको दूसरे शब्दों में समझें। पहले ये समझें कि व्यापारिक पवनें हैं क्या। ये पवनें वे हवाएं हैं जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से, यानी आप समझते हैं उपोष्ण क्षेत्र कौन सा है, जो कर्क रेखा के उत्तर में है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर लाइन है, उसके उत्तर में उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशाओं से चलती हैं। यानी ये दोनों गोलार्ध में चलती हैं, इक्वेटर लाइन के दक्षिण में भी और इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में भी, जहाँ पर हमारा भारत है। इनको उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। अब व्यापारिक पवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। इसलिए प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जहाज़ों के संचालन में सहयोग करती थीं ये हवाएं, इसलिए इसे व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड कहते हैं। पाल युक्त जहाज़ क्या होते हैं? पाल युक्त जहाज़ वो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग गंगा नदी वगैरह में देखते हैं या और किसी नदियों में, तो बहुत सी नावें ऐसी होती हैं जिन पर कपड़ा लगा होता है। वो जो कपड़ा ऊंचा सा लगा होता है नाव में एक तरफ, उसी को पाल बोला जाता है। उससे क्या होता है कि जब हवा के विपरीत दिशा में उसको कर देते हैं तो हवा उस कपड़े से टकराती है, तो कपड़ा वहाँ से हवा पास नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से जो नाव है वो उस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और नाव वाले को, जो चलाता है, उसको बहुत अधिक मेहनत उस नाव को आगे बढ़ाने में नहीं करना पड़ता है। तो ये जो पवनें हैं उत्तर पूर्व दिशा में भी चलती हैं और दक्षिण में दक्षिण पूर्व दिशा में, तो इसलिए इसको ट्रेड विंड्स कहते हैं, क्योंकि ये व्यापारिक जो नौकाएं होती थी उसके संचालन में बहुत सहयोगी होती थी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, इसलिए इसको ट्रेड विंड कहते हैं। चलिए फिर से आते हैं। अब दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि कॉरियोलिसिस बल क्या होता है। देखिए, कॉरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी जो घूमती है तो उसके कारण उत्पन्न आभासी बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित, यानी विक्षेपित का मतलब मुड़ना, टर्न होना, विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फैरल का नियम भी कहते हैं। तो इसके कारण से, इस कॉरियोलिस बल के कारण से जो हवाएं टर्न हो जाती हैं, उसके कारण से इनमें परिवर्तन होता है और ये जलवायु को हमारी प्रभावित करती हैं। भारत की जो वायु दाब एवं पवन तंत्र जो है वो काफ़ी अद्वितीय है, कुछ विशेष है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो जब गर्म होती है तो ठंडी हो जाती है और ठंडी होती है तो भारी होती हैं, तो इसलिए ऐसा भारी से हल्के की तरफ चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया में उत्तरी पूर्व भारत के ऊपरी निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त की ओर पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं, यानी उच्च दाब से ये निम्न दाब की ओर चलती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है और ये भारत के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और ये जो पवनें हैं ये महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं। जब पानी के ऊपर से बहीं चलती हवाएं तो उस जल से नमी ग्रहण किया इन्होंने और फिर भारत की मुख्य भूमि पर आकर वो वर्षा कर देती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। अब जेट धारा क्या है? जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। अब जब हम 0 डिग्री पर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी इक्वेटर लाइन है, तो उससे जब साउथ में जाएंगे या नॉर्थ में जाएंगे तो जैसे साउथ की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे डिग्री बढ़ती जाती है, अंश बढ़ता जाता है, और जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे वैसे बढ़ता जाता है। तो 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। हिमालय के दक्षिण मतलब जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है यानी उत्तरी पार्ट है उससे नीचे यानी उत्तर भाग में, और इक्वेटर लाइन से ऊपर। बॉक्स में भी दिया है कि जेट धारा एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल, जब हम लोग 7th 8th में पढ़ा होगा हम लोगों ने, ट्रोपोस्फियर है ना, आयनोस्फियर, ये जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, उसमें क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, तो उसमें से एक क्षोभ मंडल होती है लेयर। अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा भी जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आता है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है। जैसे ही उपोष्ण आए हमारे ध्यान में आना चाहिए कर्क रेखा के उत्तर की बात हो रही है। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। अब आता है हमारा चक्रवाती विक्षोभ, डिस्टरबेंस। इसको पहले बॉक्स में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करता है। उत्तर का मतलब जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमालय, उत्तराखंड, ये सारा कुछ जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, और उत्तर पश्चिम गुजरात वाला है ना क्षेत्र पूरा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं, यानी जिसमें काफ़ी तेज बारिश भी होती है। ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते। तटीय क्षेत्र कौन सा है? जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु होता हुआ फिर कलकत्ता तक गया हुआ है, समुद्र के बिल्कुल किनारे किनारे वाला भाग। और इसी कारण से कई बार जो आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा कि चक्रवात भी आते हैं, समुद्री क्षेत्र काफ़ी तहस नहस हो जाता है। ये हमारा मानचित्र वाला भाग है। तो ये हमारा वायु दाब एवं पवन हो गया। फिर समुद्र से दूरी जितनी बढ़ेगी उतना ही गर्म वाला क्षेत्र रहता है। फिर महासागरीय धाराएं, उच्चाउच्च लक्षण वो आगे डिस्कस किया गया है। जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्र से दूरी वाले पार्ट को देखते हैं।
कि जो समुद्री क्षेत्र है हमारा, वो जलवायु पर काफ़ी प्रभाव डालता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रभाव कम होता जाता है और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करने लगते हैं। इसीलिए लोग, आपने देखा होगा कि घूमने के लिए बीच पर जाते हैं, जो समुद्र के जो बीच होते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं कैसे प्रभावित करती हैं? महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है तो वहां पर वहां की जलवायु या मौसम जो है ठंडा हो जाएगा, और अगर गर्म जलधाराएं हैं तो गर्म हो जाएगा। वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वो तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। जैसे अगर किसी क्षेत्र की जो जलधारा है वो ठंडी है तो उसके ऊपर से जो वायु बहेगी जिस दिशा में, तो वहाँ से उस समुद्र की नमी को लेकर वो आगे बढ़ेगी और वो ठंडी हो जाएगी वायु, और वो आगे की जो मौसम है, जलवायु, वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से गर्म जलधारा वाला क्षेत्र है, समुद्र है, वहाँ से हवा बह रही है तो उस क्षेत्र से गर्मी लेकर वो आगे बढ़ेगी तो उसके आसपास का क्षेत्र गर्म रहता है। तो इस तरह से महासागरीय धाराएं भी इसको प्रभावित करती हैं। फिर किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में वहाँ की जो उच्चावच है, उच्चावच का मतलब जो वहाँ की ऊंची नीची भूमियाँ हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब जैसे जो हवाएं चलती हैं वो पवनों से टकरा करके वर्षा करती हैं, और कुछ ऐसी पवनें जब उस ढाल से उतरती हैं तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको क्या कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है भारतीय मानसून किस प्रकार का है, हमारी जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित रहती है, और जैसे मैंने शुरू में व्यापारिक पवनों के बारे में बातचीत की, तो जो उस समय आने वाले व्यापारी थे उन्होंने उस समय के पवन तंत्र की दिशा का काफ़ी लाभ उठाया अपने जहाज़ों को गति देने में। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून कहा, अरबी भाषा के रूप में। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। 20 डिग्री उत्तर 20 डिग्री दक्षिण का मतलब कि जो हमारी इक्वेटर लाइन है, विषुवत वृत्त है, उसके 20 डिग्री उत्तर में, और ऐसे ही 20 डिग्री दक्षिण में। तो उत्तर का मतलब हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। पहला तथ्य क्या है, ये कह रहा है कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है। मानसून गर्त के नाम से भी इसे जाना जाता है।
हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व, जब हम लोग भारत के दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो एक मेडागास्कर द्वीप है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार उत्तर में जो है बहुत अधिक गर्म हो जाता है और उसकी जो गर्मी होती है वो जलवायु को प्रभावित करती है। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तथा भारतीय महाद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है और उस जेट धाराओं के में जब जैसे ही परिवर्तन होता है वैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, अब इस समय हम लोगों को मैप ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रशांत महासागर की उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में, जब उसके पूर्वी भाग में आएंगे तो वो जो है हमारे तरफ आगे बढ़ेगा, निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। यानी प्रशांत महासागर के पूर्व में उच्च दाब और हिंद महासागर के पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कभी कभी ये स्थिति विपरीत हो जाती है, यानी जहाँ उच्च वहाँ निम्न, तथा तब ऐसी जब स्थिति आती है तो इस दाब की अवस्था में जो समय में जो परिवर्तन आता है उसको हम दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। तो उसके कारण से भी जलवायु हमारी प्रभावित होती है। और अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून, और यदि धनात्मक है तो समय से। एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। हम लोगों ने जब 8th में पढ़ा होगा धाराओं के बारे में, तो 2 तरह की धाराएं होती हैं, एक गर्म धाराएं और एक ठंडी धाराएं। तो अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अपने को पीछे ले जाइएगा और उन गर्म और ठंडी धाराओं के बारे में अध्ययन करिएगा। तो ये जो पेरू की ठंडी धारा है, एक निश्चित अंतराल के बाद वो उसके तट से होकर बहती हैं, कभी गर्म और कभी ठंडी। तो इस तरह का जो परिवर्तन है उसको एल नीनो कहा जाता है और इस परिघटना को एनसो, एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। देखिए बॉक्स में भी दिया है कि एल नीनो है क्या। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है इसलिए इसको बेबी क्राइस्ट से जोड़ दिया गया है। यानी एल नीनो का मतलब कि जो ठंडी पेरू है, जो जलधारा है, उसके स्थान पर
जो हमारा 25 दिसंबर का समय होता है, आने वाला है, वहाँ पर गर्म जलधारा बहने लगती है। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसको एल नीनो कहा जाता है। तो ये जो होता है जो परिवर्तन, वो सारा कुछ जो है ये दक्षिणी दोलन पर भी निर्भर करता है। अब आता है मानसून का आगमन एवं वापसी। मानसून कब आता है? मानसून का आगमन सामान्य रूप से कहते हैं बारिश जब प्रारंभ होती है जून में, तो उस समय जब हम लोग देखते हैं तो कई बार पेपर में आता है कि इस बार मानसून लेट हो रहा है, या मानसून केरल में पहुंच गया, या मानसून यहाँ पहुंच गया। तो मानसून का मतलब वो वर्षा काल। तो उसका आगमन कब होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन सी जो है जो वायु धाराएं हैं, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है। ये जो मानसून का आगमन वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग जो भारत का मानचित्र है वो बिल्कुल ध्यान में कर लें। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है। यानी जो मानसून का काल है, आगमन का मतलब कि भाई हर स्थान पर, भारत के पूरे भारत में एक साथ तो आता नहीं है, तो इसलिए हर स्थान का अलग अलग मानसून आगमन का समय है। तो ये जब से शुरू होता है भारत में, उस समय से लेकर और जो अंत में जहाँ पर पहुँचता है, वो पूरा कालखंड लगभग 100 से 120 दिन का होता है। जब मानसून का आगमन होता है तो अचानक ही बहुत अधिक मात्रा में कई दिनों तक बारिश होती रहती है। इसे हम मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है मानसून प्रस्फोट की घटना क्या है, समझाएं 2 नंबर में। इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जाए। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। दक्षिणी छोर का मतलब हो गया कि जो केरल के दक्षिण में तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जो हमारा मानसून है वो भारत में प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पौने, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं कि कैसे शुरू होता है, कैसे प्रारंभ होता है। दक्षिण छोर से प्रवेश किया जून के फर्स्ट वीक में, मान लीजिए 1 जून से, तो ये जो मानसून होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग होता है अरब सागर शाखा, यानी भारत के पश्चिम जो अरब सागर वाला क्षेत्र, वहाँ से घूमकर भारत में प्रवेश करता है। भारत के दक्षिण से प्रारंभ हुआ और वहाँ से 2 शाखाएं बन गई। एक अरब सागर वाली शाखा जो अरब सागर की तरफ से भारत में प्रवेश करती है, और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा, यानी जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो इस तरह से ये जो भारतीय मानसून है ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। अब जो अरब सागर वाला जो मानसून है, अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यानी जून के फर्स्ट वीक में लगभग बम्बई पहुंच जाती है, महाराष्ट्र में। इसी तरह से जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो भी बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है, और जून के प्रथम सप्ताह में सीधे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में कहाँ पहुंचती है? असम।
वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। चूँकि ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। उन पर्वतों से टकरा करके गंगा के मैदानी भागों यानी उत्तर की तरफ मुड़ती हैं और मध्य जून तक, लगभग 15 जून तक, फिर से क्या हुआ, मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भाग में पहुंचती है, यानी गुजरात होते हुए देश के मध्य भाग में। अब देखिए दोनों शाखाएं मिलने वाली हैं। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भागों में आपस में मिल जाती हैं। उत्तर के गंगा के मैदानी भाग के पश्चिम में यानी जो आपका दिल्ली वाला क्षेत्र पड़ता है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। ठीक है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, मेरठ, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। फिर मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। तो ये लगभग पूरे क्षेत्र में पहुंच गया। अब इसके बाद यहाँ से मानसून की वापसी होती है, यानी मानसून फिर अपने घर जाना चाहता है। बहुत दिन हो गया, थक गया है वो, तो आराम भी करना है उसको। अब ये भी एक, जैसे मानसून गया वैसे वापस भी होता है, जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है और प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर दक्षिण की ओर हो जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है, यानी यही वाला समय है, ये समय जो चल रहा है। देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ गया और फिर वापस भी उसी तरह से आता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, बिल्कुल रास्ता नहीं छोड़ता, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आता है। तो जिस समय ये वापसी होती है वो शीत ऋतु का समय होता है, जो समय अब चल रहा है। तो इस तरह से ये हमारा मानसून का आगमन और वापसी वाला टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि मानसून दक्षिण से भारत में प्रवेश करता है, फिर वहाँ से 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा वाला बंगाल की खाड़ी होते पहले असम पहुँचता है और फिर वहाँ से पर्वत श्रेणियों से टकराकर फिर से गंगा के मैदानी की तरफ बढ़ता है। फिर अरब सागर वाला जो क्षेत्र, जो शाखाएं हैं, वो सबसे पहले कहाँ चलती हैं, मुंबई पहुंचती हैं सबसे पहले, फिर वहाँ से आगे बढ़ती हैं, यानी फिर वहाँ से गुजरात वाले क्षेत्र में सौराष्ट्र, कच्छ, ये सब क्षेत्र। फिर ये जो गंगा का मैदानी का जो पश्चिमी भाग है, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये दोनों ही शाखाएं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों ही शाखाएं मिलती हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश में मानसून का आगमन होता है और उसका वितरण होता है। अब जैसे जैसे ये मानसून पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी गति धीमी होती जाती है और इसीलिए राजस्थान में जाते जाते वो वर्षा कम होती जाती है। तो वो विषय थोड़ा सा आगे आने वाला है, इसलिए अभी उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ।
अब आती है ऋतुएं, ठीक है ना, और मानसून की वापसी, वर्षा का वितरण। चलिए ऋतुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले जो सीजन होते थे कौन कौन से बोले जाते थे? समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग, ऑटम, रेनी और हेमंत। समर, विंटर, रेनी ये तो हम लोग जानते ही हैं। स्प्रिंग सीजन क्या होता है? स्प्रिंग सीजन्स विच कम्स बिटवीन विंटर एंड समर। और ऑटम क्या होता है? विच कम्स जस्ट बिफोर विंटर। तो इस तरह से 6 सीजन्स हो गए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अब बाकी जो टॉपिक बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा थोड़ा हमारे ध्यान में आए। व्हाट इज़ वेदर? वेदर की डेफिनेशन पढ़ी हमने। क्लाइमेट की डेफिनेशन पढ़ी हमने। वेदर क्या होता है? द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड द वेदर। और व्हाट इज क्लाइमेट? इट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन दैट परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्लेस। यानी जो जल्दी जल्दी जो परिवर्तन हो रहा है, बारिश, धूप से बारिश, बारिश से धूप, या तुरंत गर्मी हुई फिर तुरंत बारिश होने लगी, इस तरह से जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसको मौसम कहते हैं। और 30 वर्षों या उससे अधिक कालखंड में जो मौसम में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसको जलवायु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। 6 मेजर फैक्टर्स हु कंट्रोल्स द क्लाइमेट। और मौसम और जलवायु के कारक दोनों ही लगभग समान हैं। क्या होते हैं इसमें हमने पढ़ा? अक्षांश, तुंगता ऊंचाई जिसको कहते हैं, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चाश लक्षण। अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो लैटिट्यूड एंड एंगल ऑफ सन रेज, सेकेंड एल्टीट्यूड हाइट एबव सी लेवल, थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ विंड सिस्टम, और फिफ्थ ओशियन करेंट्स, और सिक्स्थ है रिलीफ फीचर्स। तो ये 6 मेजर फैक्टर्स हु कंट्रोल्स द क्लाइमेट। इसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा। फिर इसी बीच में हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छी जो कभी कभी ध्यान में आती है, सामान्य रूप से चर्चा में नहीं आता है, जैसे व्यापारिक पवनों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। ट्रेड विंड्स क्यों कहा गया उसको। फिर कॉरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। इसके कारण से जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो जो उनका मार्ग होता है उससे टर्न हो जाती हैं। फिर जेट धाराएं। जेट धाराएं क्या होती हैं? ये संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर, अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं जिनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर और सर्दी में लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये भी जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। फिर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, जिसके कारण से जो हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर चक्रवात या तूफान आते रहते हैं। फिर हम लोगों ने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा कि भारतीय मानसून की क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या क्या प्रभावित होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि दक्षिणी दोलन क्या होता है, दक्षिणी दोलन के कारण क्या विशेष अंतर आता है एल नीनो के रूप में, जो कि पेरू की जो ठंडी धारा है वो 25 दिसंबर के आसपास जो है गर्म धारा में अपने आप परिवर्तित हो जाती है, इसको एल नीनो कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा
मानसून का आगमन भारत में कैसे होता है और वो किस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होता है, और फिर लगभग उत्तर भारत में जाकर एक स्थान पर मिलता है, और फिर जैसे जाता है मानसून वैसे ही वो उसकी वापसी होती है। तो इस तरह से ये हमारे मेन टॉपिक्स हुए। इसी पार्ट के जो बाकी टॉपिक्स हैं, जैसे ऋतुएं, फिर उसमें वर्षा ऋतु मानसून का आगमन, उसकी वापसी, ठीक है ना, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा का वितरण किस तरह से होता है, क्यों कहीं पर अधिक बारिश होती है, क्यों कहीं पर बिल्कुल कम हो जाती है, ये टॉपिक है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है भारतीय मानसून एकता का परिचायक क्यों है, क्यों उससे यूनिटी आती, क्यों ऐसा दिखाई देता है। तो ये मेन दो टॉपिक रह गए, इसको हम लोग अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। बाकी अगर पूरा चैप्टर आपको देखना हो तो इसके लिंक में आप देख सकते हैं। तो इसके लिए एक सजेशन है मेरा आप लोगों से कि जब भी इस चैप्टर को आप लोग पढ़ें तो जो भारतीय मानचित्र है इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, और विशेष रूप से जब हम लोग मानसून का आगमन या वापसी वाला पढ़ें तो जो पेज नंबर 34 पर जो 4.4 मैप दिया हुआ है इसको ज़रूर देखते हुए इसको समझ कर पढ़ें, तो बहुत अच्छी तरह से ये हमारा भारतीय मानसून का आगमन और उसकी वापसी वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। शेष बातें अगले जो पार्ट 2 वीडियो रहेगी इस चैप्टर की उसमें हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद।